लोग चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर जस्ट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बाद ही पढ़ते हैं। रीजन ये है कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस जगह पे यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर। कहीं कहीं पे हीट ट्रांसफर को 11th में ही पढ़ा दिया जाता है, एक सिंपल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक एज्यूम करके, मान करके कि हाँ इसको हम लोग आगे हीट के फॉर्म में थोड़ा नॉलेज वगैरह रखेंगे, जब कैलोरीमेट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उस समय भी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही रखते हैं, क्योंकि इसके ज्यादातर जो चीज है, जैसे केवीएल वगैरह हम लोगों ने यूज करा, व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करा, वो ज्यादातर चीजें जो है यहाँ पे हम लोग को यूटिलाइज हो जाता है, फायदा हो जाता है, हमें अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है। तो एक कॉम्पैक्ट वे में लेक्चर्स अगर डिजाइन करें तो स्टूडेंट को काफी ज्यादा फायदा होता है कि हाँ उसे भी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। अब हीट ट्रांसफर के बारे में बात कर लेते हैं कि मेंस में और एडवांस में इसका किस तरीके का वेटेज है। तो अगर मैं मेंस में बात करूं तो इसका वेटेज, मतलब क्योंकि 12th का चैप्टर है ये, कहने के लिए तो इसका वेटेज थोड़ा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कम ही होगा। तो तुम मान के चल सकते हो कि छोटे छोटे जो चीज हैं वो पूछे जा सकते हैं, और बड़े जो चीज होंगे इसमें वो थोड़ा ज्यादा वेटेज रखेगा। कहने का मतलब ओवरऑल में ये ऑन एन एवरेज जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नीचे रहेगा, इसके एक छोटे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। जैसे कि जब हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग का चीज उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, जब सबसे लास्ट वाले पार्ट आते हैं तो वो हीट वगैरह पूछा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कौन कौन से पार्ट इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये 2-3 लेक्चर का टॉपिक है जिसमें तुम्हें 3 चीज पढ़ाए जाएंगे मेनली। बेसिकली फर्स्ट थिंग, जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा कंडक्शन मेथड है, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। ये 3 प्रोसेस से ही हीट का हमारा ट्रांसफर हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा कंडक्शन, जिसपे क्वेश्चंस वगैरह छोटे लेवल के पूछे जाते हैं। दूसरा आता है हमारा कन्वेक्शन, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, उस पर बस थोड़ा सा थ्योरी है जिसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड है तुम्हारा लास्ट में रेडिएशन, जिसपे कि अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो मैं तुम लोग को पहले ही बता देता हूँ, ये एक थ्योरी टाइप ऑफ चैप्टर है, तो इसमें थ्योरीज वगैरह थोड़े ज्यादा होंगे। स्टार्टिंग में तो थ्योरी कम रहेगा क्योंकि कैलकुलेशंस वगैरह वाले काम चलेंगे, लॉज वगैरह रहेंगे। जब हम लोग सबसे लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा थ्योरीज मिलेगा तुम्हें, मतलब टर्म्स वगैरह ज्यादा याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तुम लोग को लग सकता है कि हाँ बोर हो रहा है, लेकिन हाँ इसको अच्छे तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो तुम लोग फिर कर नहीं पाओगे, क्योंकि थ्योरीज पे ही क्वेश्चन छोटे से बन जाते हैं, जो कि एक सिंपल सा 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हीट ट्रांसफर, तो जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि हीट हम लोग किसको बोलते हैं, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट। और हीट ट्रांसफर होता कब है हमारा, जब कोई भी एक कोल्डर ऑब्जेक्ट और हॉटर ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द फ्लो ऑफ एनर्जी is called heat, and heat transfer takes place when an when a colder object is brought in contact with the hotter object। और हमें ये भी पता है कि जो हीट का फ्लो होता है वो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। तो अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर TH है, हाई टेम्परेचर, और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर TC है, कोल्ड टेम्परेचर, ऑफ कोर्स TH इज ग्रेटर देन TC। और मैंने इसको इस तरीके से एक दूसरे को
ज्वाइन करा या फिर टच करा है, तो जो एनर्जी है वो इस तरफ से इस तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। सो दिस इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। और कुछ टाइम के बाद ये हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा, क्योंकि कि जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा उस समय हीट का फ्लो नहीं होगा, एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर के बारे में तुम लोग को बताया दिया था मैंने कि टेम्परेचर किस तरीके से बताते हैं। टेम्परेचर इज बेसिकली, कैलोरीमेट्री में मैंने अच्छे तरीके से बताया, टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और दूसरे वे में हम लोग बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होगा किसी भी सॉलिड मटेरियल के इनसाइड, तो उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा। जरूरी नहीं कि सॉलिड मटेरियल हो, कोई भी लिक्विड मटेरियल या फिर गैसेस भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग जो VRMS डिफाइन करते हैं वो रूट अंडर ऑफ 3 RT/m डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स that VRMS is V is directly proportional to root under of T, है ना। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेलोसिटी। और फिर इस हिसाब से हमने ये भी डिफाइन करा था कि जो एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन होगा उस समय हम लोग जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उसको कंप्लीटली फ्रीज एज्यूम करेंगे, या फिर उल्टा बोल सकते हैं जिस टेम्परेचर पे एटम मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फ्रीज हो जाए या फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो फिर उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 बोला जाएगा। बराबर। अब हम लोग तीन किस किस तरीके से हीट ट्रांसफर पॉसिबल है उसे देखते हैं। सो देर आर 3 पॉसिबल वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। तो पहला जो तरीका है जिसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, और दूसरा जो तरीका है जिसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, एंड तीसरा क्या है, रेडिएशन। तो ये मेनली 3 तरीके से जो हीट का ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। तो एक एक करके हम तीनों को देखते हैं, और हीट ट्रांसफर पूरा का पूरा इसी तीनों चीज पे बेस्ड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले कंडक्शन देखते हैं। कंडक्शन। सो कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर takes place from one body to another, or from a hotter body to a relatively colder body without any transfer of matter। तो पहला चीज, हीट ट्रांसफर takes place from higher temperature to relatively lower temperature। दूसरा चीज, हीट ट्रांसफर takes place without any transfer of matter। और थर्ड जो है, हीट ट्रांसफर होने के लिए कंडक्शन प्रोसेस में तुम्हें मीडियम की जरूरत है। मीडियम रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन प्रोसेस। तो होता यूं है कि मान लो हमारे पास एक रॉड है, और उस रॉड को मैं गर्म करना स्टार्ट किया,
और किसी भी एक एंड पे गर्म करना स्टार्ट किया, इस एंड पे मैं इस रॉड को गर्म करना स्टार्ट किया, तो फायर अप होने लगेगा, ये हीट अप होने लगेगा, इस जगह का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो इस लोकेशन को ए बोल रहा हूँ, इस लोकेशन को बी बोल रहा हूँ, इस लोकेशन को सी बोल रहा हूँ। जब t इज इक्वल टू 0 था, जब t इज इक्वल टू 0 था, उस समय ए का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर क्या था, इक्वल था। लेकिन जैसे तुमने फ्लेम में डाला, तो आफ्टर सम टाइम, मान लो कि T1 टाइम पे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। मान लेता हूँ कि ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था 25 डिग्री सेल्सियस में, है ना। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, समझना अच्छे से। 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था, इसीलिए ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हर एक जगह का टेम्परेचर सेम था। लेकिन जैसे ही मैं इसको रॉड को गर्म करना स्टार्ट किया, इस लोकेशन पे ये धीरे धीरे ए पॉइंट पे गर्म होना स्टार्ट होगा, और सबसे पहले तो ये गर्म होगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, और ये अभी भी 25 रहेगा, और ये अभी भी 25 रहेगा। फिर क्या होगा, और गर्म होगा ये। लेकिन तुम्हें पता है कि जैसे जैसे ये गर्म होते जाएगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और जैसे ही वाइब्रेट करेगा, तो उसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराएगा। तो इस वे में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को वाइब्रेट कराते 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 जो एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होने लगेगा, है ना। हीट फ्लो होने लगेगा। तो जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होते जाएगा, मॉलिक्यूल्स पहले क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगेंगे, जितना वो कर सकता है। तो अब तुमने और टाइम दिया, तो ए पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, और बी पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ करके 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन सी का अभी तक नहीं बढ़ा है, क्योंकि सारे यहाँ तक ही एनर्जी कंज्यूम हो जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह एनर्जी पूरा का पूरा ले रहा है। जब और टाइम बढ़ा, तो ए का जो है और टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि अब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो पूरा का पूरा एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, पूरा एनर्जी एब्सॉर्ब कर पा रहा था और आगे भेज ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ एब्सॉर्ब कर रहा है और कुछ आगे को भेज रहा है। तो ये मान लो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, और बी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 35। और अब एनर्जी यहाँ तक पहुंचा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब कुछ टाइम आ जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम, कोई भी टाइम तुम मान लो, तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब इसका टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, मान लो। और इसका टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, और इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अब और तुम चाहे कितना भी टाइम स्पेंड करो, और टाइम तुम स्पेंड करो इन्फिनिटी तक, तो अभी भी ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। डेट मीन्स ये जो टाइम है जहाँ पे सभी के टेम्परेचर्स, सारे पॉइंट्स के टेम्परेचर फिक्स हो गए और वो चेंज नहीं हो रहा है, इस स्टेट को कहा जाता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। जिस पर्टिकुलर स्टेट में जो टेम्परेचर होता है किसी भी पॉइंट का, वो चेंज करना बंद कर देता है, तो उस स्टेट को हम लोग स्टडी स्टेट बोलते हैं। अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखो, सर नया तरीका समझने का। सर एक डाउट है। बोलो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? बोलो। सर अगर हम लोग बी को मिड पॉइंट मानते हैं,
और बी पे ही हाँ हीटिंग किया तो ए और सी में जो चेंज होएगा वो इक्वल होएगा। हाँ, उसी तरीके से, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हीट यहाँ पे जो आएगा वो एनर्जी का फ्लो दोनों साइड कराएगा। ऐसे ऐसे क्यों? एनर्जी को मत सोचो, मॉलिक्यूल्स को सोचो। क्या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे बीच में, तो क्या वो दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराएगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, है या ना? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। तो स्टेडी स्टेट को हम लोग और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो हुआ यूं कि तुमने वो जो रॉड लिया था, कुछ इस टाइप का रॉड लिया था, और इस रॉड में तुमने 3 पॉइंट्स बनाए थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो तुमने क्या नोटिस करा कि एनर्जी जो है वो इधर से आ रही है, और ये जो एनर्जी है वो आगे चलते गया, ये एनर्जी आगे चलते गया, लेकिन कहीं पे भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तभी तो उतना ही टेम्परेचर है। अगर एब्जॉर्ब कर लिया होता तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ गया होता, और मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ता तो टेम्परेचर बढ़ जाता। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो हमें पता है कि अब एनर्जी कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इधर से जितना भी तुमने एनर्जी इन कराया, वो सारा का सारा एनर्जी एग्जिट हो गया विदाउट एब्जॉर्बिंग। ये स्टडी स्टेट की पहचान है। अगर ऐसा होने लग गया है तो मैं बोलूंगा ये स्टडी स्टेट पे है। तो मान लो कि क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन किया, और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आउट किया। तो जब स्टेडी स्टेट नहीं होगा तो ये क्यू इन और क्यू आउट इक्वल नहीं होगा, लेकिन एट स्टेडी स्टेट क्यू इन विल बी इक्वल टू क्यू आउट। काइंड ऑफ ये वाटर के फ्लो के जैसा हो गया कि तुम इधर से पानी को 5 लीटर इन कराओ तो 5 लीटर बाहर निकल जाएगा। क्या मैं साथ में ऐसा ही बोल सकता हूँ कि 5 लीटर 1 सेकंड में इन कराऊंगा तो 5 लीटर पानी 1 सेकंड में बाहर भी निकल जाएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो रेट, है ना? तो स्टेडी स्टेट पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी is equal at every point। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या चीज है, Q डिवाइडेड बाई टी। तो कोई सा भी पॉइंट ले लो, तुम चाहे तो पॉइंट ले लो ए वाला, तो Q बाई टी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू Q बाई टी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू Q बाई टी एट पॉइंट सी। ये हम लोग स्टेडी स्टेट पे बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, या फिर दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि इट इज द स्टेट of the object when the heat in from one end equals to the heat out जो भी बाहर निकल रहा है from the other end is called the steady state। ठीक है, समझ में आया सबको? सर कोई दिक्कत है तो बता, बोलो। सर फ्लो सेम है तो फिर ए और सी का टेम्परेचर सेम क्यों नहीं हो जाता? ए और सी का टेम्परेचर अगर सेम होगा तो फ्लो ही नहीं होगा फिर। समझ में आ रहा है? अगर बैटरी का पोटेंशियल तुमने सेम कर दिया तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं, करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है। सेम रीजन यहाँ पे भी फॉलो होता है। जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा, एनर्जी फ्लो कैसे करेगा? बराबर।
एनर्जी तो इधर से आएगा ही आएगा, ये तो डेफिनेट है, मैं दे ही रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हीट अप कर रहा हूँ मैं इसको। कभी भी तुम अपने रॉड को गर्म करते हो फायर के ऊपर रख करके, तो तुम इनफाइनाइट टाइम तक रख दो उसको, रॉड एक पर्टिकुलर स्टेट पे आने के बाद और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इतना एनर्जी अब्जॉर्ब तो कर रहा है, वो गया किधर? अरे एक एंड से आ रहा है, दूसरे एंड से निकल जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। इसीलिए एनर्जी का फ्लो हो रहा है। चलो, तो ये चीज हो गया। अब हम लोग कुछ इसमें फॉर्मूलेस वगैरह डिराइव कर लेते हैं। तो कुछ सेटअप है इस टाइप का कि मैंने ये सेम रॉड लिया, कुछ ऐसा। और क्योंकि अभी रॉड को मैं लेकर के सिर्फ ये जूम कर रहा हूँ कि इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का, वो केवल और केवल कंडक्शन प्रोसेस से हो रहा है, और किसी प्रोसेस से नहीं हो रहा। तो मैंने इस जगह पे एक हॉट रिजर्वर से कनेक्ट कर दिया, और इसका टेम्परेचर था TH। और इस जगह पे एक कोल्ड रिजर्वर से कनेक्ट कर दिया, ताकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहे रॉड के क्रॉस। कोल्ड रिजर्वर, इसका टेम्परेचर TC। और साइड में मैंने लगा दिया एक एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल इस बात को इंश्योर कर रहा है कि जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में रेडिएशन के थ्रू बाहर ना निकल रहा हो। ठीक है, बस समझ लो, हाँ ये एडियाबैटिक वॉल है। और जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसे हम लोग को एज्यूम करके ही चलना है, एडियाबैटिक वॉल। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर रॉड के बीच में एक टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण से एनर्जी का फ्लो होगा। और जब स्टेडी स्टेट पहुंच गया तब की मैं बात कर रहा हूँ, एट स्टेडी स्टेट। तो जब स्टेडी स्टेट पहुंच गया है तब के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो रॉड है वो रॉड कुछ इस तरीके से है, क्योंकि इसके कुछ एरिया वगैरह होगा, क्रॉस सेक्शन वगैरह। हम्म, ये ऐसा रॉड है। ये बेसिकली ऐसा रॉड है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला A है, और इसके बीच में जो लेंथ है इसको L माना गया है। इसको मैं L एज्यूम कर लेता हूँ, विच इज दिस लेंथ वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है क्या? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी फ्लो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, एनर्जी फ्लो रेट उतना ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी चीज है। एनर्जी फ्लो रेट जो होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है। ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो ज्यादा हीट को ले जा सकता है। अगर लेंथ को मैं बड़ा कर दूं तो क्या होगा? लेंथ को बड़ा करने पे क्या होगा, बोलो? एनर्जी फ्लो रेट घट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं एक साथ, तो कंबाइन करने पे कुछ ऐसा बनता है। इसको हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। डेट Q/T is directly proportional to delta T divided by delta X। ठीक है, तो अब फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? Q/T is directly proportional to A into delta T divided by delta X। So Q/T is equals to KA delta T by
डेल्टा एक्स। अब इस जगह पे एक माइनस साइन आएगा, नेगेटिव माइनस साइन। वो क्यों आएगा अभी हम लोग समझेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला, Q by T is equals to माइनस ऑफ के डी टी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट देखते हैं क्या है। सॉरी, डिफाइन भी कर लेते हैं, ए क्या है, के क्या है, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स क्या है। तो पहले डिफाइन करो, Q by T इज एनर्जी फ्लो रेट, है ना, या फिर इसको हम लोग हीट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। दूसरा, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड। और के क्या है हमारा, के को बोला जाता है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो बेसिकली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर कोई आयरन है या फिर तुम्हारे पास एल्युमिनियम है, तो दोनों में हीट होने की जो मतलब कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। कुछ मटेरियल्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। अगर दो रॉड्स लिया मैंने, सपोज के पास दो रॉड्स हैं, एक रॉड है एल्युमिनियम और एक रॉड है कॉपर का हो सकता है, या फिर तुम्हारा गोल्ड का हो सकता है। अगर मैं दोनों को हीट करना स्टार्ट करूं, तो पॉइंट ए पे सबसे पहले ज्यादा टेम्परेचर किसका हो जाएगा। तो तुम्हें पता चलेगा गोल्ड जो है वो बहुत जल्दी टेम्परेचर को बढ़ा लेता है। यहाँ पे बेसिकली वो क्या है, उसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो काफी अच्छे अच्छे जो पीसीज वगैरह होते हैं उसमें सिल्वर्स वगैरह दिए जाते हैं, गोल्ड वगैरह भी दिया जाता है, जिसके कारण से वो कूलिंग इफेक्ट अच्छे तरीके से कर पाए। मतलब कि अगर सीपीयू है ज्यादा गर्म होगा, तो गोल्ड से उसको कंडक्ट किया जाता है, हीट को आउट बाहर निकाला जाता है सीपीयू से। और फिर वहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह फैन वगैरह लगे रहते हैं उसको कूल डाउन करने के लिए। और आपके पीसीज वगैरह में तो नाइट्रोजन कूलिंग वगैरह भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गया ये कंडक्टिविटी। अब मैं बात करता हूँ डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, ये क्या है। सो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तुम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ाई होगा विस्कोसिटी में। क्या था वेलोसिटी ग्रेडियंट, डेल्टा वी बाय नहीं डेल्टा पढ़ा वाई। है उसको। नहीं सर। नहीं पढ़ा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पढ़ा दिया ना मैंने। हाँ सर। हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारा, डेल्टा वी जी हाँ। डिवाइडेड बाय सर। डेल्टा एल, है ना। हाँ सर। वही ग्रेडियंट जब भी आता है तो इसका मतलब पोटेंशियल का वेरिएशन एक्स के साथ या एल के साथ किस तरीके से हो रहा है उस चीज को हमें देखना होता है। यहाँ पे जब भी मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला, इसका मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन लेंथ के साथ कैसा हो रहा है वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाएगा। अब बात करते हैं ये माइनस साइन का, ये माइनस साइन क्यों आया। तो ये जो हमारा रॉड था, तुमने लेंथ इस जगह से लेना स्टार्ट किया एक्स, और टेम्परेचर यहाँ पे ए, मतलब हॉट, और इस जगह पे कोल्ड। तो जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, बोलो। इस पॉइंट पे टेम्परेचर, फिर इस पॉइंट पे टेम्परेचर, फिर इस पॉइंट पे टेम्परेचर और कम होते जाएगा। तो जैसे मेरा एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे ही हमारा टेम्परेचर घटते जा रहा है। लेट से दो पॉइंट्स चूज कर लिया मैंने, दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज पॉइंट टू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स विच इज टेम्परेचर ग्रेडियंट
will be equals to T2 minus of T1 divided by X2 minus of X1, और X1 और X2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा X1 और ये हो जाएगा हमारा X2। X2 बड़ा है, X1 छोटा है, ये तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें पता है कि टेम्परेचर जो 1 है वो बड़ा है और टेम्परेचर 2 कैसा है, छोटा है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। और कोई भी जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं मैथ्स के लिए खास करके, तो वो चीज़ पॉजिटिव में हम लोग LHS और RHS पॉजिटिव में रखते हैं, तो इसीलिए मुझे एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स के लिए, ताकि ये कंप्लीट पॉजिटिव बने। तो यहाँ पे ये माइनस किस लिए, नेगेटिव साइन, इफ एक्स इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज, तो इसके लिए हमें एक नेगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ रहा है। समझ में आया क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड लिखने पे भी हमारा आंसर आ जाएगा। डेल्टा टी को बस हमें अपने तरीके से लिखना है और डेल्टा एक्स को हमें अपने तरीके से लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ऊपर वाला ही क्वेश्चन को मैं करता हूँ। ये रॉड था हमारा, और इस जगह पे हॉट रिजर्वर लगाया टीसी, सॉरी टीएच, और इस जगह पे कोल्ड रिजर्वर लगाया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे जो है वो ए है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू बाई टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए डेल्टा एल डिवाइड बाय, सॉरी डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ, डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू टी एच माइनस ऑफ टी सी डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ एल। तो आ जाएगा माइनस टी एच माइनस टी सी डिवाइडेड बाय एल। जब इसके वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये खुद ही खुद पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय एल, ये आ जाएगा। ये हमें याद रखना है। सो दिस इज द इक्वेशन, इसे हम लोग को याद रखना है, that q by t is equals to ka by l into th minus of tc। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ टू rods are connected ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि दो यहाँ पे रॉड्स हैं जिसको कनेक्ट कर दिया गया है, और एक का लेंथ L दे रखा है, दूसरे का 2L, एक का कंडक्टिविटी 2K और एक का कंडक्टिविटी K, और इस जगह पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया है, इस जगह पे 20 डिग्री सेल्सियस। तो जंक्शन पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा ये तुम्हें निकालना है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, उसे यूज करो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि स्टडी स्टेट पे पहुंच चुका है, तो किसी भी पॉइंट का जो फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होगा वो सेम होना चाहिए। तो इसका लेंथ कितना है, L है, और इसका लेंथ कितना है, 2L है। इस जगह का टेम्परेचर मैंने T मान लिया, तो Q बाई टी पहले वाले रॉड के लिए कितना आ जाएगा, K का वैल्यू 2K, A दोनों का सेम है, और लेंथ है L इंटू 40 माइनस ऑफ T। क्या इस रॉड के लिए, सेकेंड रॉड के लिए भी Q बाई टी सेम होना चाहिए? तो इसके लिए K कितना है, K A और लेंथ कितना, 2L।
और साथ ही साथ t माइनस ऑफ 20 लिखा जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। के ए एल कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 4 इंटू 40 माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी माइनस ऑफ 20। ठीक है क्या? और अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। इधर से आ जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 5t, सो 2t इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 5। कितना आ जाएगा ये बोलो? 36 डिग्री सेल्सियस। 36 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा उस जगह का टेम्परेचर। तो तुम लोगों ने सोचा कि ऑन एन एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज से हम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन ये एवरेज वाला तरीका काम नहीं करेगा। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए जा रहे हैं और उसी में हम लोग का आता है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंपेयर करने की कोशिश करूंगा एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो काम हो रहा है हीट ट्रांसफर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला से, और हीट ट्रांसफर वाले से। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है और इस जगह पे पोटेंशियल का डिफरेंस होता है 0 V, और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसका रेजिस्टेंस R होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, that V minus of 0 is equals to I into R, that means delta V is equals to I into R, ऐसा बोलते हैं। और अगर इस जगह पे देखें तो इस जगह पे एक रॉड है और इस जगह का टेम्परेचर है TH, इस जगह का टेम्परेचर है TC। और इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एनर्जी फ्लो रेट का, Q by T is equals to KA by L into TH minus of TC। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। Q बाई टी बेसिकली एनर्जी का फ्लो रेट है, तो इसको मैं एनर्जी फ्लो रेट को ऐसे लिख लेता हूँ करंट के फॉर्म में, जिसको हम लोग थर्मल करंट बोलेंगे। और के ए बाय एल और टी एच माइनस टी सी को मैं डेल्टा टी लिख लेता हूँ। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू 1/k इंटू आई टी। अब तुम चाहो तो इसको कंपेयर कर सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले से, और वहां से अगर कंपेयर करोगे तो हमें जो रेजिस्टेंस है वो आराम से पता चल जाएगा, जिसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसे हम लोगों ने बोल दिया आर टी, विच इज 1/k एल बाय ए। ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला था अब कैसा दिखेगा, द डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर टी। और ये जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली सिमिलर है इस फॉर्मूले के साथ, जिसमें कि आई टी हमारा क्या डिफाइन किया गया है, क्यू बाई टी, विच इज थर्मल करंट। करंट जिसको हम लोग एनर्जी फ्लो रेट बोलते हैं। और दूसरा आर टी हम लोगों ने डिफाइन किया, आर टी कितना होता है, 1/k इंटू एल बाय ए, जिसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं।
थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज हमारा थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, याद है क्या, नॉर्मल रेजिस्टेंस। और इस जगह पे रेजिस्टेंस कितना है, 1/k वन बाय एल के बाय ए, है ना। और के को क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी। के कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जैसे ही बोला मैंने याद आया क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने कंडक्टिविटी भी पढ़ा था, ये वही है, कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी। रो क्या होता है हमारा, रजिस्टिविटी, बताया था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वही चीज है, तो ये दोनों जो फॉर्मूला है सिमिलर है एकदम। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है बिल्कुल, एरिया पे डिपेंड कर रहा है बिल्कुल, और जो एक कांस्टेंट फैक्टर होता है रेजिस्टेंस वाले में रेजिस्टिविटी, और थर्मल रेजिस्टेंस में कंडक्टिविटी वाला फैक्टर होता है, ये वही चीज एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी हमें मिलेंगे उसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कैसे दिया गया था, ये जो है ये 2k है, और ये जो है k है, इसका लेंथ कितना l और इसका 2l, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया a था। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इस जगह पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब देखना मैं इस चीज को किस तरीके से चेंज करता हूँ, और क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, तुम आराम से कर पाओगे। ऊपर वाले पहले रॉड को मैं एक रेजिस्टेंस से चेंज कर दिया, और दूसरे रॉड को दूसरे रेजिस्टेंस से, और जो 40 डिग्री सेल्सियस लिखा था मैं इसको एक पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, 40 वोल्ट एंड 20 वोल्ट सप्लाई है। तो बेसिकली तुम्हें इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा ये तुमसे मांगा है। अगर मैं पोटेंशियल बता दूं तो मेरा टेम्परेचर भी उतना ही होगा। तो रेजिस्टेंस 1 कितना होगा, रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा, फॉर्मूला ये होता है 1/2k L/A, और R2 कितना हो जाएगा, 1/k 2L/A। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को R एज्यूम करूं तो ये रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, R को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, तो ये 4R होगा। अब मेरा सर्किट काफी सिंपल हो गया, और मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। ये R, ये 4R, इस जगह पे 20, इस जगह पे 40। तो बताओ इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा, सबसे पहले बताओ करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, बताओ जल्दी से। कितना होगा, 4/R। 25R है ना, 4/R। तो अब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई इंटू आर। आई कितना है, 4/R इंटू आर, विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40 माइनस ऑफ V, which is equals to 4. So V is equals to 40 minus 4 is equals to 36 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या, हाँ सर। हाँ। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी सारे करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े थे, हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग वहां पे जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट हमारा फ्लो करता है, सेम वे में यहाँ पे भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ करंट हमारा फ्लो करता है, जिसको हम लोग थर्मल करंट बोलते हैं। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि since the relation are similar, since the relation are similar,
So the concepts studied in current electricity chapter can also be applied here. तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो भी फॉर्मूलेस थे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कौन से? जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था हम लोगों ने, और क्या पढ़ा था? जैसे केवीएल पढ़ा था, केसीएल पढ़ा था। तो ऐसे ऐसे जितने भी सारी चीज पढ़े थे वहां पे, यहाँ पे भी हम लोग अब अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब क्योंकि हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, हाँ चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, सभी को ही करके बताएंगे अच्छे से। तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि सारे को एक करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेना है। चलो एक क्वेश्चन करो। ये 3 रॉड से तुम्हारे को पास दे रखे हैं, ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड और ये तीसरा रॉड। तीनों रॉड को इस तरीके से ज्वाइन किया गया है और इस जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया, 80 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया। और कुछ इस तरीके से चीजें बताया गया। फर्स्ट वाले रॉड के लिए जो कंडक्टिविटी के है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ 2L है। सेकेंड वाले रॉड के लिए ले लेता हूँ 2K A एंड L ले लेता हूँ। और थर्ड वाले रॉड के लिए हमारा कुछ इस फॉर्म में है, K2A एंड L। तो पूछा गया इसका टेम्परेचर कितना होगा, फाइंड T, निकालो। तो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा तुम लोगों ने। सबसे पहले मैं हर एक का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ 1 2 3 का, तो देखो कितना आएगा। R1 1/K L अपॉन A, R2 1/2K L अपॉन A एंड R3 1/K L अपॉन 2A। तो इसको अगर मैं R एज्यूम करूंगा तो ये भी R हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4R। ठीक है। तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 और ये 3। और ये है रेजिस्टेंस 4R, ये R और ये R। इस जगह का पोटेंशियल 80 40 एंड 20 और इस जगह का पोटेंशियल मुझे निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जंक्शन ला लगा दो। तो V माइनस ऑफ 80 डिवाइड बाय 4R प्लस V माइनस 20 डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ V माइनस 40 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल है, 4R से मल्टीप्लाई कर लो पूरे इक्वेशन को, तो V माइनस 80 प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4V माइनस प्लस 4B माइनस ऑफ 160 इज इक्वल टू 0। सही है ना, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो यार 9V इज इक्वल टू T20 320, so V is equals to 35 डिग्री। 320 divided 9। कितने लोग का आया ये? यस सर। आया था। यस सर। हम्म। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन करना है। आई थिंक सबको अब जान चुके होंगे।
कोई दिक्कत तो नहीं है? सर सर इसमें पहले हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आई थिंक तुम लोग को पता चल गया होगा, ये दो रॉड्स अगर सीरीज में लगे हों तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, और पैरेलल में होगा तो क्या होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो दो रॉड्स होंगे बेसिकली, एक रॉड और ये दूसरा रॉड, सेम या डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का हो सकता है। और तुमने इस जगह पे हॉट रिजर्वर और इस जगह पे कोल्ड रिजर्वर लगा दिया है, और तुमने यहाँ पे एडियाबेटिक वॉल्स भी लगा दिए हैं, आइडियल कंडीशन बेसिकली। और ये है फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, उसका तुम्हें इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कितना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, टीसी होगा और यहाँ पे टीएच होगा। सेम वे में यहाँ पे भी टीसी होगा और इस जगह पे भी टीएच होगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मैं R1 बोलूंगा, इसका R2 बोलूंगा, तो इधर ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। एग्जैक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टाइप ऑफ चीज है, जिसमें कि हम लोग बोलेंगे V, और इधर से जो हमारा करंट आ रहा होगा दोनों में सेम होगा, V इज इक्वल टू आई टी इंटू आर टी, है ना। तो क्या आ जाएगा बोलो, V इज इक्वल टू V1 प्लस ऑफ V2, और V1 कितना हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, और इसमें I इंटू R इक्विवेलेंट, कैंसिल आउट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2, ये हमारा आंसर आएगा। दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, दो रॉड्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया है इस तरीके से, और फिर से टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है, वही सब चीजें हैं। तो इन दोनों रॉड का कॉम्बिनेशन एक मुझे नहीं बताना है कि कितना होगा, ये होगा R1 और ये होगा R2, ये TC, ये TH, सो डेल्टा T इज इक्वल टू IT इंटू RT, ऐसा बोलूंगा मैं। तो इसमें जो करंट होगा, इसमें I1 और इसमें I2 होगा, सो I इसमें होगा इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2, सो V इज इक्वल टू IR होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से, डेल्टा T डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट is equals to delta T divided by R1 plus delta T divided by R2, कैंसिल आउट। तो फिर से फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, बेसिक सा डेरिवेशन है, नहीं भी कराता तो भी चल जाता। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि दो रॉड्स हैं और दोनों रॉड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ भी सेम है, लेकिन के डिफरेंट है, इसका K1 है और उसका K2 है, लेंथ L है दोनों का, और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो पूछा गया फाइंड K इक्विवेलेंट। आया आंसर, चलो सॉल्व करते हैं। देखो, हाँ सर। तुम्हें K इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो जो भी रॉड होगा उस रॉड का इक्विवेलेंट हम लोग कैसे देखेंगे। अगर ये दोनों के जगह पे एक ही रॉड यूज करता तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए था, 12, और एरिया कितना होना चाहिए, A, और K इक्विवेलेंट होना चाहिए। और क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में डाला गया है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 बोला जाएगा। तो R1 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 1 बाय K1, सॉरी 1 बाय K1 L डिवाइडेड बाय A,
प्लस एल डिवाइडेड बाय K2 इंटू ए, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इंटू ए। एल और ए कैंसिल आउट कर लो, तो इधर से आंसर आ जाएगा डेट 2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस ऑफ K2, सिंपल, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस ऑफ K2। ठीक है क्या? अब यही क्वेश्चन तुम्हें पैरेलल के लिए भी निकालने के लिए दिया जा सकता था, तो हम लोग उसके लिए अब क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को 2A कर देते हैं और लेंथ हमारा सिर्फ L ही रहता है आर इक्विवेलेंट के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग लेंथ को डबल कब करेंगे और एरिया को कब डबल करेंगे पैरेलल और सीरीज में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, ढेर सारे वॉल्स हैं, क्योंकि विंटर जब लोकेशन होता है, ऐसा जगह पे हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स चूज करते हैं। तो 4 डिफरेंट वॉल्स है या फिर लेयर्स ऑफ वॉल है। इस जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और जो घर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखा गया है। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। तो जो वॉल्स वगैरह यूज किए गए हैं उन सभी के कंडक्टिविटी वगैरह कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसका 2K दे दिया गया, 3 ही हुआ है ना, चौथा फोर्थ बना देता हूँ, 1 2 3 4, हाँ, इसका 2K दे दिया गया और इस वाले का 2K दिया गया, इसका K दिया है और इसका भी K दिया है। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी दे दिया गया है कि सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेकिन जो थिकनेस है वो थिकनेस कुछ इस तरीके से वेरी किया है, विच इज L 2L L एंड 2L, ऐसा वेरी किया गया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, वॉल का एज्यूम करना है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टेम्परेचर T, ये इस लोकेशन पे टेम्परेचर कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड में करेंगे हम लोग, पहले इसको कर लो, उसके बाद दूसरा हम लोग पावर निकालेंगे। सॉल्व करो इसमें हैं। देखो क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, मैं सभी को पहले रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और ये चौथा रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। तो R1 कितना आ जाएगा, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने निकाला था, R1 और R3 तो इक्वल आने वाला है, इज 1/2K L डिवाइडेड बाय A, और R2 एंड R4 इक्वल आने वाला है, विच इज 1/K 2L/A। तो इसको हमने R एज्यूम करा है, तो ये कितना हो जाएगा 4R। तो ये R होगा और ये R, ये 4R और ये 4R। तुम्हें किस जगह का टेम्परेचर निकालना है, इस लोकेशन का, मतलब तुम्हें इस लोकेशन का पोटेंशियल निकालना है। ये 20 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से सिमेट्री दिख रहा है। कितना हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल बताओ। तो देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इस जगह पे 5R हो जाएगा और ये 5R हो जाएगा। तो हमारे लिए काफी आसान क्वेश्चन बन गया। तो इस जगह का अगर मुझे V निकालना है तो V कितना हो जाएगा, जस्ट आधा, विच इज 10 वोल्ट या फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि फॉर द अबव क्वेश्चन फाइंड द पावर of the heater required to maintain 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर inside the room। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया
अगर मुझे रूम के इनसाइड में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है तो मुझे हीटर का पावर कितना रखना चाहिए, या फिर जो भी हीटर मैं परचेज करूंगा उसका पावर कितना होना चाहिए। अब देखो पावर होता क्या है, पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और जो करंट होता है, थर्मल करंट, वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या पावर बेसिकली थर्मल करंट के बराबर है? हाँ वही तो है। और वही अगर है तो हम लोग को बस थर्मल करंट निकालने की जरूरत है। तो टोटल ये 5R रेजिस्टेंस, ये 5R रेजिस्टेंस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, तो करंट कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। ये कैंसिल आउट कर लो तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय, सो thermal current or the power of the heater required will be equals to 2 divided by R, और R का वैल्यू पुट कर लो which will be K A by 4L था, है ना, 4L नीचे आएगा, सॉरी 4 ऊपर आएगा ना, है ना। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय L, 8 KA by L, ये आंसर। समझ में आया क्या सबको? तो क्वेश्चन ऐसा है, ये एक रॉड है, फिर ये दूसरा रॉड है, और ये रॉड है, और इस जगह पे दूसरा रॉड है। इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया, और ये सभी हॉट रिजर्वर से लगा दिया गया। सारे जो पॉइंट्स थे हॉट रिजर्वर से कनेक्ट कर दिया, और बीच में एक और रॉड को रख दिया। तो मान लो कि ये एक आयरन रॉड है, ये भी आयरन रॉड है, ये स्टील रॉड है, ये स्टील रॉड है, और ये कॉपर रॉड है। सभी का दे रखा है रॉड्स के लेंथ वगैरह क्या यूज किए गए हैं। आयरन रॉड का जो लेंथ यूज किया गया है वो L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और आयरन का 2K दे रखा है। एंड स्टील का जो दे रखा है वो लेंथ A और ये K दे रखा है। एंड जो कॉपर है उसका भी लेंथ ऐसा कुछ दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ कॉपर रॉड, और यहाँ पे 20 वोल्ट दिया गया, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और इस जगह पे 60 डिग्री सेल्सियस, और इधर भी 60 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट करो। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। ये जो आयरन रॉड है वो यहाँ यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक आयरन रॉड इस जगह पे और ये स्टील रॉड इस जगह पे। आप सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम लोगों ने अगर देखा होगा अच्छे तरीके से तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर्म करते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल सेम है, तो वो कनेक्टेड है बेसिकली। तो ये आयरन रॉड का कितना हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, आयरन का देखूंगा तो ये सारी चीज दे रखे हैं। तो इसको मैं अगर R एज्यूम करूंगा तो इसका कितना हो जाएगा, स्टील का 2R हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आयरन वाले का मैंने लिख दिया R, स्टील इस जगह पे 2R, इस जगह पे R, और ये 2R। और बीच में कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा है कॉपर का, लेकिन हमें पता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इतना है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। तो रेजिस्टेंस काम का नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा या फिर यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और इस जगह पे जो टेम्परेचर होगा, क्या रॉड का भी टेम्परेचर मैं एग्जैक्टली वही बोलूंगा, है कि नहीं, रॉड का टेम्परेचर
सेम होगा। पोटेंशियल यहाँ का अगर मुझे निकल जाए तो मेरा बेसिकली रॉड का टेम्परेचर निकल गया। तो अब तुम अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो ऊपर वाले में 3R रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल 60 और यहाँ का पोटेंशियल है 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा और करंट कितना आ जाएगा? करंट आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 3R, है ना। तो इस जगह पे पोटेंशियल V कितना मैं बोलूंगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। अब ये डेल्टा V निकला है, I कितना है 40 डिवाइडेड बाय 3R इंटू रेजिस्टेंस विच इज 2R। R कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से तुम्हारा आ जाएगा V माइनस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू कितना है ये 80 डिवाइडेड बाय 3। सो V इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 20, है ना। तो 80 डिवाइड बाय 3 प्लस 20 कितना आ गया ये 200 डिवाइड बाय 3, है ना। 140 डिवाइड बाय 3। तो ये टेम्परेचर हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस रॉड का टेम्परेचर जो होगा वो होगा 140 डिवाइड बाय 3 डिग्री सेल्सियस, आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो तुम लोग करके लेके आना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक हीरोडोप का या किसी का तो है। देखते हैं। ये एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल स्फेरिकल है, सॉरी स्फेरिकल बॉल दे रखा है और इनसाइड में कैविटी है और इसके चारों ओर जो है वो मटेरियल फिल कर दिया गया है, इसका कंडक्टिविटी K है। ठीक है, जिसका कंडक्टिविटी K है और रेडियस जो है वो कुछ ऐसा है, इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 है। ये इनसाइड और ये आउटसाइड। क्वेश्चन पूछा गया कि मुझे इनसाइड और आउटसाइड के बीच में अगर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो मुझे पावर कितना यूज करना चाहिए। फाइंड पावर ऑफ द सोर्स used inside to maintain a temperature difference of 20 degree Celsius from inside and outside। ठीक है, ये कैलकुलेट करके लाना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम लोग का होमवर्क। होमवर्क के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो हो गया है वो, कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपांसन का एक्सरसाइज थर्ड कंप्लीट कर लेना और एक डीपीपी कंप्लीट कर लेना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं। और हो सके तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 2 करना स्टार्ट कर दो, अगर वो होगा तो फिर हम लोग उसे भी डिस्कस कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्वेश्चन ऐसा है कि एक हेमिस्फीयर है और स्फीयर के इनसाइड में कैविटी है और जो स्फीयर बना हुआ है वो स्फीयर मटेरियल का कंडक्टिविटी K दे रखा है और रेडियस इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। तो आउटसाइड कुछ टेम्परेचर होगा, इनसाइड कुछ टेम्परेचर होगा, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मुझे 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है। तो इनसाइड में एक सोर्स का पावर क्या होना चाहिए ताकि इतना टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करके रख सके। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट